Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you will be good. You will be fine. You will be quite well. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये है क्या, ऑल जितनी भी इसके हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आपकी एफएससी तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मीनिंग देखते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? द वर्ड इंडो मीन, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। प्लाज्मिक निकला है, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, प्लाज्मा फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और रेटिक्यूलम बोलते हैं नेटवर्क को। क्या मतलब हुआ? इनसाइड साइटोप्लाज्म अ नेटवर्क इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे समझ। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यही तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई फलसफा नहीं है, यही है। अच्छा, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नेटवर्क फॉर्म थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या डिफरेंस है, पता है ना? प्रोकैरियोट ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती। उसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सो ये कौन से सेल में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है कि इसके गिर्द क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। प्रेजेंट इन नेटवर्क फॉर्म, किस फॉर्म में पाया जाता है? एक नेटवर्क की फॉर्म में पाया जाता है। नेटवर्क कैसा होता है? फैला हुआ होता है। तो ये भी क्या, एक नेटवर्क की फॉर्म में पाया जाता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हुआ होता है? फैला हुआ होता है। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। सो ये कैसे होता है? ये ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द, ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द क्या हुआ होता है? फैला हुआ होता है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द क्या हुआ होता है? ये फैला हुआ होता है। कौन से सेल में? यूकैरियोटिक सेल्स में फैला हुआ होता है, ठीक है जी। अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे से डिस्कस करते हैं कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे चैनल्स बने हुए थे, कुछ ऐसे छोटे छोटे नालियां नहीं होती, ट्यूब्स नहीं होती, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। इन्हीं ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया। अच्छा जी, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? पोर्टर ने किया है। पोर्टर ने इन 1945। पोर्टर ने कब डिस्कवर किया? 1945 में इसको डिस्कवर किया है। इसकी हम थोड़ी सी कंपोजिशन देख लेते हैं। इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये किससे बना हुआ है? लिपिड से और प्रोटीन से बना हुआ है। सो लिपिड एंड प्रोटीन आर कंबाइनली कॉल्ड लाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जब देखा गया थी, जो ट्यूब्स लाइक थी ना, तो ये लाइपोप्रोटीन की क्या थी? ट्यूब्स थी। इसकी स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम थोड़ी सी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कैसे देख लेते हैं? देखिए ये वाली जो डायग्राम है ना, ये ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको इसी को समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है, ये कैसे बनी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में। बॉल देखा है? बॉल जैसा, बॉल के जैसा क्या एक सेल है। अब बाहर से तुम्हें जैसा नजर नहीं आएगा कि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर से नजर आ रहा होता है। मैं अगर आपसे कह दूँ कि दीवार के पीछे क्या है, आपको क्या पता क्या होगा? तो ये सेल है। अगर मैं क्या कर लूँ, इस सेल को यहाँ से ऐसे कट कर लूँ, इसको मैं क्या कर लूँ, यहाँ से ऐसे कट कर लूँ। जब मैं कट कर लूँगा तो ये तो 3D चीज़ है ना। 3D कैसे नज़र आ रहा होता है? ऐसे नज़र आ रहा होता है। आप जानते हो कि सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया। ये बाहर का एरिया कौन सा होगा? अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर ये वाली जगह कौन सी होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। ठीक है जी, यहाँ तक देखो, यही वाला ये है न्यूक्लियस। ये जो बाहर यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये क्या होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अच्छा देखो, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ऐसे कुछ चैनल्स हैं, कुछ रास्ते हैं, कुछ क्या है रास्ते हैं जो कि फैले हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके कहाँ तक, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक क्या हुए फैले हुए हैं। देखिए ये दो टाइप के, इसको मैंने दो अलग अलग कलर से ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो कॉल्ड चैनल्स आर ऑफन कंटिन्यूज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कॉन्टैक्ट में किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कहाँ तक फैले होते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। और ये चैनल्स हैं, चैनल्स किसको बोलते हैं, रास्तों को बोलते हैं। ठीक है, आप अगर इसके एक को देखोगे ना, किसी एक को देख लो ये ऐसे, तो ये इसके अंदर क्या है भाई, चैनल्स है। ठीक है, ये क्या है, रास्ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दिस नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन। ये जो नेटवर्क है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, पूरे के पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ना साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन। ये ऐसा कोई स्केलेटन नहीं है, सेल को सपोर्ट कर रहा है, सेल को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन भी बोलते हैं। एक सेल का स्केलेटन है वो अलग है, वो अलग है। ये इसको हम जस्ट इसकी सपोर्टिंग नेचर की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सिस्टर्नी का मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है। सिस्टर्नी क्या होती है, सिस्टर्नी दरअसल द मटीरियल प्रेजेंट इन चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे प्रेजेंट है। अब देखो ये अंदर क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एरिया है। अब इस अंदर के इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अंदर का एरिया है, इसको बाहर से किसने, इस रेड कलर की लाइन ने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। दरअसल ये जो रेड कलर से यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है ना, ये एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, जिसने क्या किया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को बाहर के साइटोप्लाज्म से क्या किया हुआ है, अलग किया हुआ है। इसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ऐसा मटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को, इसके इनसाइड के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से क्या करें, अलग करें, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन या तो स्फेरिकल फॉर्म में होगी या किस फॉर्म में होगी, ट्यूबुलर फॉर्म में। ट्यूबुलर, ये देखो ये क्या बनी हुई है, ऐसे ट्यूब्स बनी हुई है। ये क्या है, स्फेरिकल फॉर्म, या तो स्फेरिकल फॉर्म में होगी या ट्यूबुलर फॉर्म में होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, सिस्टर्नी है। ओके, अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिएगा, रोक लें, स्टॉप कर लें, इस सारे को नोट कर लें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी टाइप्स होती हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is a type of endoplasmic reticulum to which ribosome are attached and appear as a granular form and rough in form। ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम अटैच होगा। सो वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस के साथ ये जो मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है ना, इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, ये दरअसल मैंने राइबोसोम को शो किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो दिस रेड कलर वाला जितना भी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये ग्रेन्युलर फॉर्म में नजर आता है। ग्रेन्युलर बोलते हैं दानेदार, टपाल दानेदार। ये कैसे नजर आ रहा होता है, दानेदार फॉर्म में नजर आ रहा होता है, ग्रेन्युलर फॉर्म में नजर आ रहा होता है। एंड रफ इन फॉर्म, आप अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये रफ छोटे छोटे दाने इसके ऊपर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके हम फंक्शन की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना।
सेल के अंदर प्रोटीन की जो सिंथेसिस कर रहा होता है, प्रोटीन जो बना रहा होता है, वो कौन बना रहा है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के एमडी कैट के पेपर में भी आ चुका है कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रही होती है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बना रही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको लाजमी याद करना है, ठीक है। सो इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना है। इट कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। सो मोस्टली अकरिंग इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल। सो वो सेल जो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं तो उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा जी, सच एज दोज ऑफ द मेमेलियन सिलिवरी ग्लैंड। जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स ममालिया जानवर, जानते हो मैमल्स कौन से? मैमल्स दूध देने वाले, ठीक है, जिनके अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड, मेमरी ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो उन मैमल्स के अंदर जो सिलिवरी ग्लैंड है, सिलिवरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, सलाइवा जो हमारे माउथ में वाटरी टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट नहीं, ये सलाइवा है। सो उनमें ये जो सिलिवरी ग्लैंड है उसमें ज्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। एंड पेंक्रियाज, पेंक्रियाज का क्या है? इंसुलिन बनाना, ग्लूकागॉन बनाना। इंसुलिन ने क्या करना है? ग्लूकोज के मालिक्यूल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। सो इंसुलिन का बनाना क्या है? कौन सी सेल बना? पेंक्रियाज बना रहा है ना, तो पेंक्रियाज के अंदर क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा इट इज अटैच विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप अगर इस डायग्राम में देखोगे तो ये किसके साथ अटैच हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम से देख लो, अगर ये वाला रफ है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्या पता आपको नजर आ रहा हो। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। अच्छा, राइबोसोम जब नहीं है तो ये हमारे पास कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सा है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड एंड अपीयर स्मूथ इन फॉर्म। इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होता है और ये हमें कैसे नजर आ रहा होता है? स्मूथ फॉर्म में नजर आ रहा होता है। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, जिसकी सर्फेस के ऊपर कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती है। इसका फंक्शन और लोकेशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था लिपिड, ठीक है। तो इसका काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस करना है। सो वो सेल जो ज्यादा से ज्यादा लिपिड बनाएंगे तो उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होगा। लिपिड किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। फैट्स, ऑयल्स, चर्बी, तेल, ये सारे क्या है? लिपिड है। सो वो सेल जिन्होंने ऑयल बनाना है, जिन्होंने फैट्स बनाना है, सो उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स। स्टीरॉयड नाम सुना है? स्टीरॉयड हमारे पास लिपिड्स हैं। ज्यादातर एथलीट्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो स्टीरॉयड ले रहे होते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लिया जाए तो इतना नुकसान तो नहीं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में लेने से बहुत ही बॉडी को सीवियर टाइप का नुकसान होता है। आप देखो ये एथलीट्स जो होते हैं ना, जब इनकी एंड एज होती है, जब 50 बिलो अबव चले जाते हैं तो इनकी बॉडी गलने से सड़ने लग जाती है, क्योंकि स्टीरॉयड ज्यादा लिए होते हैं। सो स्टीरॉयड होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, ये लिपिड्स हैं, ठीक है। सो वो सेल जो ये नॉर्मली भी हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो बाहर से ले रहे होते हैं उनको बहुत पावर मिलती है। रेसलर नहीं होता, रेसलर जो एक दूसरे को इतना मार रहे होते हैं उनको फील नहीं हो रहा होता, दरअसल वो स्टीरॉयड ले रहे होते हैं, उनको इतना दर्द का एहसास नहीं हो रहा होता, ठीक है। सो स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है, जैसे कि एडिपोज सेल्स है। एडिपोज जो हमारे सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट है, फैट सेल्स, चर्बी बनाने वाले सेल। इसके अलावा मसल सेल्स, जितने हमारे मसल सेल्स इनके अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्लैंड्स, वो ग्लैंड जिन्होंने लिपिड इन नेचर हार्मोन सीक्रेट करना है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये सारे जो हैं ये हमारे पास क्या है? लिपिड इन नेचर हैं। सो वो सेल जिनको सीक्रेट करेंगे उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ओके जी, अब एट द एंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द फंक्शन। अच्छा, दूसरी बात, इट इज़ अटैच विद सेल मेम्ब्रेन। देखिए मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ भी है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, तो उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑलरेडी हम जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। हम नहीं जानते हैं सर, आप जानते हो सर, हमें क्या पता है सर, हमें तो बस इतना पता है कि पेपर कैसे पास करना है, रट्टा लगा रहे होंगे। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है।
हमारे जितने भी इंजाइम्स हैं, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सो इंजाइम्स को कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सिंथेसिस कर रहा होता है, स्पेशली एंजाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन लिवर सेल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं ना, लिवर सेल्स, वो क्या कर रहे होते हैं? डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, हार्मफुल ड्रग्स को बॉडी से निकाल रहे होते हैं, उनको तोड़ के उनको क्या कर रहे होते हैं? निकाल रहे होते हैं। अब अगर मैं पूछूंगा ड्रग्स क्या होते हैं, तो छोटी उम्र के अंदर हमारे जहन में यही होता है कि जितनी भी नशे वाली चीज़ें वो हमारे पास क्या है? ड्रग्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें, ऑल दोज मॉलिक्यूल विच कैन अल्टर द नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी की नॉर्मल या एबनॉर्मल फंक्शन को चेंज करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपके सर पे दर्द है, ठीक है, जो आप हर वक्त होता रहता है टेंशन से, इस छोटे से गुड्डू को भी से टेंशनें लग गई हैं। अगर किसी के सर पे दर्द है तो वो क्या कर रहा होता है? पेनाडोल ले रहा होता है। अब सर पे दर्द है, इसका मतलब उसकी बॉडी का नॉर्मल जो फंक्शन था वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब पेनाडोल ली, पेनाडोल क्या है? एक ड्रग है, इसने क्या कर दिया? उसका फंक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मली लोग क्या हुए होते हैं? बैठे होते हैं। अगर वो कोई नशावर चीज़ खा लें, मिसाल के तौर पे कोई सिगरेट पी लें, तो सिगरेट ने क्या कर दिया? उसकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है? सिगरेट की पीने के बाद उसको अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, हकीकत में नहीं होती, उसका माइंड सोन हो गया होता है थोड़ा बहुत। कोई शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद उसको हेलुसिनेशन, उसको दुनिया अजीब अजीब से दिखाई दे रही होती है। सो उसकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को क्या कर दिया? एबनॉर्मल कर दिया। बहरहाल ड्रग कोई और कहानी है, छोड़ दें उसको। सो जितने भी हार्मफुल ड्रग्स हैं, हार्मफुल ड्रग्स वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सो उनको लिवर क्या कर रहा होता है? निकाल रहा होता है, डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब ना उनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है? लिपिड को बनाना है। इसको बना भी रहा होता है और मेटाबॉलिज्म भी कर रहा होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब उसको तोड़ना, ठीक है। जो हमारे पास लार्ज लिपिड के मॉलिक्यूल होंगे उनको तोड़ के स्मॉल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इन नर्व सेल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और मैसेज। जो हमारा नर्व सेल होता है ना, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन क्या कर रहा होता है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ये न्यूरॉन्स की क्या होती हैं? डेंड्राइट्स लगी होती हैं यहाँ पे, आप जानते हो ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये क्या है? सेल बॉडी। अच्छा, इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों से समझने के लिए। ये जो न्यूरॉन होता है ना, इसकी एक्सोन के ऊपर क्या लगे होते हैं? शावान सेल लगे होते हैं, फैट के कुछ सेल लगे होते हैं। और ये फैट के सेल जो होते हैं ना, ये मैसेज को जल्दी लेके जाने के अंदर हेल्प, मतलब जो हमारे पास न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज को बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक लेके जाना या ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स तक मैसेज को लेके आना। सो ये सेल क्या कर रहे होते हैं? मैसेज को जल्दी ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन नर्व सेल द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और मैसेज, ठीक है जी। आगे देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना या मसल का रिलैक्स होना, सो उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इनिशिएट द हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन की प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे पास हार्मोन हैं जो लिपिड इन नेचर होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन जो होते हैं ना, ये लिपिड इन नेचर होते हैं। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड को कौन बना रहा होता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? लिपिड को बना रहा होता है। आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अब ये वो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी उसके अंदर आप देख रहे थे कि वो सेल को क्या कर रहा था? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इट्स शेप कैन बी मेंटेन। सो सेल के अंदर प्रेजेंट सेल की शेप को मेंटेन कर रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एक जनरल नॉलेज के तौर पे जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं? हमारा स्किन है, स्किन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ लिपिड है, ठीक है। सो हमारी स्किन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर रहा होता है विटामिन डी में। किस चीज़ में? विटामिन डी में उसको चेंज कर रहा होता है। और विटामिन डी जो होता है हमारी बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग जो खुद को गोरा रखने के लिए सूरज की रोशनी से बच रहे होते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो वो लोग जो सनलाइट के अंदर ज़्यादा घूमते हैं, उनकी हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग्स होती हैं।
स्ट्रांग होते। ठीक है, कबीला है ब्यूडोइन, वहाँ के लोग जो थे ना काले लंबे लंबे मोटे कलर के कपड़े पहनते थे। ब्यूडोइन एक कबीला है, उसके लोग क्या करते थे, लंबे लंबे कपड़े पहनते थे और बिल्कुल मतलब उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को छुपा के रखा होता था। सो नतीजा क्या हुआ कि उस कबीले के जो लोग थे उनकी हड्डियाँ क्या होती थी, बहुत ही स्ट्रांग नहीं होती थी, बहुत ही कमज़ोर होती थी। सो इसीलिए सनलाइट में एक वक्त के लिए बैठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें थी इसमें डिस्कस करने की। सो इसको पूरा का पूरा नोट कीजिएगा। मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जो आप लोगों को यही कहूँगा कि बगैर नोट किए किसी को समझ नहीं आता है। शॉर्ट टर्म के लिए समझ आ जाता है लेकिन भूल जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप टाइम दे ही रहे हैं तो पूरा टाइम दें। इस कंप्लीट को नोट करें, बार बार रिवाइज़ करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। सो अल्लाह हाफिज़।